हेलो एवरीवन। आज क्लास 11th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 10 कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 10 है संविधान का राजनीतिक दर्शन। संविधान बनकर के कैसे तैयार हुआ, क्या क्या इसमें चैलेंजेस आए, किन किन नेताओं ने या किन किन पॉलिटिकल लीडर्स में इसमें पार्टिसिपेट किया, इसकी पूरी राजनीतिक जर्नी जो थी उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे बुक के अंदर हमने संविधान के कुछ मुख्य प्रावधान और उनके 69 वर्षों में जो भी प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में जाना था। इस बात का भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि संविधान कैसे बन करके तैयार हुआ। और अभी भी आपके मन में सवाल उठते होंगे कि ब्रिटिश शासन से आज़ादी हासिल करने के बाद राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं ने संविधान को अंगीकार करने की ज़रूरत क्यों समझी। उन्होंने खुद को ही आने वाली पीढ़ियों को संविधान से बांधने का फैसला क्यों किया। इस बुक में बार बार आपको सामना संविधान सभा की बहसों से हुआ है और यह पूछा जा सकता है कि संविधान के अध्ययन के सिलसिले में संविधान सभा की बहसों की गहरी परीक्षा करना क्यों ज़रूरी है। इस चैप्टर में भी सबसे पहले इसी प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दर्शाया गया है और प्रश्न पूछना भी ज़रूरी है कि हमने जो संविधान अपनाया वह कैसा है। इस संविधान के सहारे हम किन उद्देश्यों को पाना चाहते हैं और क्या इन उद्देश्यों के साथ कोई नीति बोध जुड़ा हुआ है, और अगर ऐसा है तो ये नीति बोध स्वयं में क्या है। हमारे संविधान के पीछे कौन से नैतिक दृष्टि काम कर रही है और इस दृष्टि की मजबूती और सीमाएं क्या हैं। इसी के अनुसार संविधान की सफलता और कमजोरियां क्या रही हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। और क्या है संविधान के अंदर कि संविधान के अंतर्निहित दर्शन को समझना नागरिकों के लिए क्यों ज़रूरी बन गया है। भारतीय संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताएं क्या रही हैं और इस संविधान की आलोचनाएं क्या हैं। संविधान की सीमाएं क्या क्या दी गई हैं, ये सभी इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 है, ये लास्ट चैप्टर है इस बुक का। संविधान के दर्शन का क्या आशय है, मतलब संविधान के दर्शन से हम क्या समझते हैं, उसकी जर्नी कैसी रही जब संविधान बनकर के तैयार हुआ, इस बात को हम कैसे समझेंगे। कुछ लोग मानते हैं कि संविधान सिर्फ कानूनों से बनता है, कि जो संविधान एक जीवंत दस्तावेज है उसमें सिर्फ कानून है, कुछ नियम बना दिए गए हैं जिनसे कि हमारा देश चलता है, और कानून एक बात है तथा मूल्य और नैतिकता बिल्कुल ही अलग बात है। कानून को हम हमेशा नेगेटिव सेंस में ही लेते हैं, मूल्य है, नैतिकता है, ये इस कानून से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। इसलिए संविधान के प्रति केवल कानूनी नज़रिया ही अपनाया जा सकता है, न कि नैतिक और राजनीतिक दर्शन का नज़रिया हम इस कानून से देख सकते हैं। यह सच है कि हर कानून में नैतिक तत्व नहीं होता, लेकिन बहुत से कानून ऐसे हैं जिनका हमारे मूल्य और आदर्शों से गहरा संबंध होता है। जैसे कोई कानून भाषा और धर्म के आधार पर व्यक्तियों के बीच में भेदभाव की मना कर देता है। इस तरह का कानून समानता के विचार से जुड़ा हुआ है। यह कानून इसलिए बना क्योंकि हम लोग समानता को मूल्यवान मानते हैं, यानी इक्वलिटी चाहिए, और ये संविधान जो हमारा प्रेम्बल है उद्देशिका दी गई है उसमें भी मेंशन किया गया है। इक्वलिटी नागरिकों का मूलभूत सिद्धांत है, सबको मिलनी चाहिए यहाँ पर समानता। किसी भी जाति के आधार पर, सेक्स के आधार पर, या फिर यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी कारण संविधान को एक ऐसे दस्तावेज के रूप में देखा जाना जरूरी है जिसके पीछे एक नैतिक दृष्टि काम करती हो और संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की ज़रूरत है। संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन के नज़रिए से हमारा यह मतलब है, इसमें 3 बातें हम शामिल करते हैं। पहली बात तो यह है कि राजनीतिक दर्शन हम किसे कहते हैं कि संविधान कुछ अवधारणाओं के आधार पर बना है। ये अवधारणाएं क्या बताती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ संविधान में व्यवहार किए गए पद हैं, जैसे अधिकार, नागरिकता, अल्पसंख्यक, लोकतंत्र। ये जो शब्द हैं इसके बारे में हम क्या समझते हैं, इनके बारे में दर्शाता है। इसके अलावा हमारे सामने एक और ऐसे समाज और शासन व्यवस्था की तस्वीर साफ साफ होनी चाहिए
जो संविधान की बुनियादी अवधारणाओं की हमारी व्याख्या से मेल खाती हो। संविधान निर्माण जिन आदर्शों की बुनियादी पर हुआ, उन पर हमारी गहरी पकड़ भी होनी चाहिए। इस सिलसिले में हमारी अंतिम बात यह है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा की बहसों के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सैद्धांतिक रूप से हम बात बता सकें कि आदर्श कहाँ तक और क्यों ठीक है नागरिकों के लिए, हमारे समाज को आगे, और उनमें कौन से सुधार किए जाने हैं। किसी मूल्य को अगर हम संविधान की बुनियाद बताते हैं तो हमारे लिए बताना क्यों ज़रूरी हो जाता है। मूल्य सही है या सुसंगत क्यों है, इसके बगैर संविधान के निर्माण में किसी मूल्य को आधार बनाना एकदम अधूरा कहा जाएगा। संविधान के निर्माताओं ने जब भारतीय समाज और राज्य व्यवस्था को अन्य मूल्यों के बदले किसी खास मूल्य समूह से दिशा निर्देशित करने का फैसला किया था, तो ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि उनके पास इस मूल्य समूह को जायज ठहराने के लिए कुछ तर्क मौजूद थे। भले ही इनमें से बहुत से तर्क पूरी तरह से स्पष्ट ना हो, चाहे संविधान निर्माताओं के तर्क कितने भी कच्चे और अनगढ़ क्यों न थे, यह कल्पना करना मुश्किल है कि संविधान में अंतर्निहित मूल्यों को जायज ठहराने के लिए उनके पास तर्क नहीं थे। संविधान के अंतर्निहित नैतिक तत्व को जानने और उसके दावे के मूल्यांकन के लिए संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की हमें ज़रूरत है। ऐसा करना इस वजह से भी ज़रूरी है ताकि हम अपनी शासन व्यवस्था के बुनियादी मूल्यों की अलग अलग व्याख्याओं को एक कसौटी जांच पर जा सकें। यह बात स्पष्ट है कि आज संविधान के बहुत से आदर्शों को चुनौती मिल रही है। इन आदर्शों को संविधान में सूखे हुए फूलों की भांति सिर्फ रख भर ही नहीं दिया गया, बल्कि इन पर बार बार अदालतों में जिरह होती रही है और हमारे राजनीतिक जीवन के अभिन्न अंग बन गए हैं। इन पर विविध राजनीतिक हलकों, जैसे कि हम देखें तो विधायिका है, राजनीतिक दल है, मीडिया है, स्कूल है, विश्वविद्यालय है, जो कि इन सब चीज़ों पर विचार विमर्श करते हैं, बहस चलती है। इन चीज़ों पर सवाल उठाए जाते हैं। इन आदर्शों की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाती है। कभी कभी अल्पकालिक और शुद्ध स्वार्थों के लिए भी इसके साथ चालबाजी भी की जाती है। इसी कारण से बात की परीक्षा की ज़रूरत पैदा होती है कि संविधान के आदर्शों और अन्य हलकों में इन आदर्शों की अभिव्यक्ति के बीच कहीं कोई गंभीर खाई तो नहीं है। कभी कभी यहाँ पर हम देखते हैं कि विभिन्न जो संस्थाएं हैं, एक ही आदर्श की व्याख्या अलग अलग ढंग से करती हैं। हमें इन व्याख्याओं की आपसी तुलना की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि संविधान के जो आदर्श हैं वो अपने आप में परम ना सही हैं, परंतु हैसियत के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूल्य और आदर्शों की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाए तो इन व्याख्याओं के बीच विरोध पैदा होता है। ये जांचने की ज़रूरत आ पड़ती है कि कौन सी व्याख्या सही है। इस जांच परख में संविधान के आदर्शों का इस्तेमाल एक कसौटी के रूप में होना चाहिए। इस लिहाज से हमारा संविधान एक पंच की भूमिका निभा भी सकता है। बात आती है कि संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन कैसे है। संविधान, पहले जब चैप्टर में हमने पढ़ा था कि संविधान का अर्थ क्या है और एक अच्छे संविधान की ज़रूरत के बारे में हमने पढ़ा था। इस बात पर हमने सहमति की थी कि संविधान को अंगीकार करने का एक बड़ा कारण रहा है सत्ता को निरंकुश होने से रोकना है। संविधान अगर हमने बनाया है, उसे अपनाया है, तो इसके सबसे बड़ा कारण यही है कि सत्ता को निरंकुशता से रोकना। सत्ता के ऊपर किसी की प्रतिनिधित्व ना चल पाए, जो जनता है उसका प्रतिनिधित्व रहे, किसी एक राजा या तानाशाह का ना रहे। सत्ता को निरंकुशता से रोकना संविधान का एकमात्र बहुत बड़ा कारण है। आधुनिक राज्य की हद तक ताकतवर है। बल प्रयोग, दंड शक्ति पर राज्य का एकाधिकार माना जाता है। यदि ऐसे राज्य की संस्थाएं गलत हाथों में पड़ जाएं, तो क्या होगा? भले ही इन संस्थाओं का निर्माण हमारी सुरक्षा और भलाई के लिए किया गया है,
लेकिन बड़ी आसानी से हमारे विरुद्ध काम कर सकती हैं। राज्य की शक्ति का दुनिया भर का अनुभव बताता है कि अधिकांश राज्य कुछ व्यक्ति समूहों के हित को नुकसान पहुंचाने की दिशा में काम कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो हमें सत्ता के खेल के नियमों को इस तरह बनाना चाहिए अगर ऐसा है तो हमारे सत्ता के खेल के नियमों को इस तरह बनाना चाहिए कि राज्य की इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगे। संविधान के ये बुनियादी नियम प्रदान करता है और राज्य को निरंकुश बनने से रोकता है। संविधान हमें गहरे सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन भी प्रदान करता है। इन सब के अतिरिक्त देखें तो औपनिवेशिक दासता से भी जो औपनिवेशिक दासता में रह रहे लोग हैं उनके लिए भी संविधान राजनीतिक आत्मनिर्णय का उद्घोष है। इसका पहला वास्तविक अनुभव भी है। जवाहरलाल नेहरू इन दोनों बातों को अच्छी तरह समझते थे और उनका कहना भी था कि संविधान सभा की मांग पूर्ण आत्मनिर्णय की सामूहिक मांग का प्रतिरूप है, क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी संविधान सभा को ही बगैर बाहरी हस्तक्षेप के भारी संविधान बनाने का अधिकार है। दूसरा, अगर देखें तो नेहरू जी की दलील थी कि संविधान सभा सिर्फ जनप्रतिनिधियों और योग्य वकीलों का जमावड़ा भर नहीं है, बल्कि यह स्वयं में राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र है जो अपने अतीत के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे के खूल से निकलकर अपने बनाए गए आवरण को पहनने की तैयारी कर रहा है। भारतीय संविधान का निर्माण परंपरागत सामाजिक ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ने और स्वतंत्रता, समता, न्याय के लिए नए युग की शुरुआत करने के लिए किया गया है। इस नजरिए में संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत को पूरी तरह से बदल कर रख देने की क्षमता भी है। नजरिए के अनुसार संविधान की मौजूदगी सत्तासीन लोगों की शक्ति पर अंकुश ही नहीं लगाती, बल्कि जो लोग परंपरागत तौर पर सत्ता से दूर रहे हैं उनको सशक्तिकरण भी करती है। संविधान कमजोर लोगों को उनका वाजिब एक सामुदायिक रूप में हासिल करने की ताकत भी देता है। अब बात आती है कि संविधान सभा की ओर मुड़कर क्यों देखा जाए। संविधान जब बना और जिन जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इस संविधान को हमें बना करके दिया है, इसके बारे में जानकारी अगर हम लेंगे तो संविधान सभा को देखना पड़ेगा, उसकी डिस्कस करेंगे। पीछे क्यों मुड़े और अपने अतीत से क्यों बंद कर रहे हैं। कानून और राजनीतिक विचारों के इतिहासकार के लिए यह बात ठीक हो सकती है कि वह पीछे मुड़कर देखें कि कानूनी और राजनीतिक विचारों का आधार कहाँ छुपा है, किंतु राजनीति के विद्यार्थी के लिए संविधान निर्माताओं के सरोकार और मंशा को जानना क्यों जरूरी है। क्यों नहीं बदली हुई स्थितियों पर गौर किया जाए और इस बात की नई परिभाषा बनाई जाए कि संविधान किन किन बातों में सही गलत का फैसला हमें दे सकता है। अमेरिका को अगर लें तो वहाँ संविधान 18वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा गया था और उस युग के मूल्य और मानक का इस्तेमाल 21वीं सदी में करना बेतुका कहा जाएगा। बहरहाल हिंदुस्तान की स्थिति अलग मानी जाती है, क्योंकि संविधान निर्माताओं के समय जो स्थिति थी, हम लोग आज जिन स्थितियों में रहते हैं उसमें कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया है। मूल्य, आदर्श और अवधारणाओं के लिहाज से हम लोग संविधान सभा की सोच समय से अलग नहीं हो पाए हैं। हमारे संविधान का इतिहास अब भी हमारे वर्तमान का इतिहास बना है। हो सकता है कि हमारे कानून और राजनीतिक व्यवहार बर्ताव के पीछे जो असली बात है हमने उसे भुला दिया हो, कालक्रम में हमने उन्हें स्वाभाविक मान लिया हो, या हमारे बहुत से कानूनी और राजनीतिक व्यवहारों के पीछे जो असली बात है वह पृष्ठभूमि में चली गई हो और हमारी चेतना के पर्दे से उतर गई हो। भले ही वही बात हमारे व्यवहार बर्ताव की बुनियाद के रूप में स्वीकार की गई हो। जब तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे तब तक भूले रहना हानिकारक होता है, लेकिन जब संवैधानिक व्यवहार बर्ताव को चुनौती मिले
तो खतरा मंडराए या उपेक्षा हो, तब इन पर अपनी पकड़ बनाए रखना बहुत ज़रूरी बन जाता है। ऐसे में इन व्यवहारों बर्तावों के मूल्य अर्थ को समझने के लिए संविधान सभा की बहसों को मुड़कर देखने के सिवाय हमारे पास और कोई चारा नहीं रहता। इस क्रम में हमने पीछे यानी कि औपनिवेशिक भारत में जाकर पड़ताल करनी देखी। इसलिए हमने अपने संविधान के मूल में निहित कुछ राजनीतिक दर्शन को बार बार याद करना और टटोलना जरूरी बन जाता है। हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है, इसी के बारे में जो चैप्टर है उसके बारे में अब एग्जैक्टली यहाँ पे डिस्कस करता है। दर्शन को एक शब्द में अगर बताना कठिन है। हमारा संविधान किसी एक शीर्षक में अटने से इनकार करता है, क्योंकि यह उदारवादी है, लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है, संघवादी, सामुदायिक जीवन मूल्यों का हामी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ साथ ऐतिहासिक रूप से अधिकार वंचित वर्गों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनात्मक तथा एक सर्वसामान्य राष्ट्रीय पहचान बनाने को प्रतिबद्ध संविधान है। संक्षेप में देखें तो यह संविधान स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और एक न एक किस्म की राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबद्ध है। इन सब के साथ एक बुनियादी चीज भी है कि संविधान का जोर इस बात पर होता है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए। जो संविधान में शब्द दर्शाए गए हैं, स्वतंत्रता, समानता, संघवाद, इनका एग्जैक्टली मतलब क्या पड़ता है कि संविधान हमें क्या बताना चाहता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता से मतलब क्या है। संविधान के बारे में अगर गौर करें तो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध माना जाता है। प्रतिबद्धता किसी चमत्कार के रूप में मेज के इर्द गिर्द चुपचाप बैठकर चिंतन मनन करने से नहीं आई है। यह प्रतिबद्धता लगभग एक सदी तक निरंतर चली बौद्धिक और राजनीतिक गतिविधियों का एक परिणाम है। 19वीं सदी के शुरुआत में समय में जब राम मोहन रॉय ने प्रेस की आज़ादी की काट-छाँट का विरोध किया था, अंग्रेजी सरकार प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध लगा रही थी। राम मोहन रॉय का तर्क था कि जो राज्य व्यक्ति की ज़रूरतों का ख्याल रखता है, उसे चाहिए कि वह व्यक्ति को अपनी ज़रूरतों की अभिव्यक्ति का साधन प्रदान करे। इसलिए राज्य के लिए ज़रूरी हुआ कि वह प्रकाशन की असीमित आज़ादी प्रदान करे। पूरे ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रेस की आज़ादी की मांग निरंतर उठाते रहे। आश्चर्य नहीं कि आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान का अभिन्न अंग है। इसी तरह मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगर देखें तो कुख्यात रॉलेट एक्ट ने हमारी इसी स्वतंत्रता का अपहरण का प्रयास किया था और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने इसके विरुद्ध जमकर लोहा किया। इसके अतिरिक्त और माने तो अन्य वैयक्तिक स्वतंत्रताएं, मसलन अंतर आत्मा का अधिकार, उदारवादी विचारधारा का अभिन्न हिस्सा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का चरित्र मजबूत, उदारवादी, बुनियाद या प्रतिष्ठित है। मौलिक अधिकारों से संबंधित अध्याय में हम देख चुके हैं कि भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता को कितना इम्पोर्टेंस देता है। यहाँ इसी बात को हमने याद किया कि संविधान को जब अंगीकार करने की 40 वर्ष पहले भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्येक प्रस्ताव, योजना या विधेयक और रिपोर्ट में व्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा की जाती थी। इसे यूं ही लिखने भर के लिए नहीं लिखा जाता था, बल्कि इसे एक ऐसा मूल्य माना जाता है जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता। सेकंड जो यहाँ पे शब्द हमें देखने को मिला संविधान में, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से क्या मतलब है कि भारतीय संविधान को उदारवादी कहा जाता है। उदारवादी का अर्थ इतना भर नहीं होता कि संविधान यूरोपीय शास्त्रीय परंपरा के अर्थ में उदारवादी है, बल्कि राजनीतिक सिद्धांत की अपनी किताब में आप उदारवाद के बारे में और समझेंगे। शास्त्रीय उदारवाद, जिसे कि क्लासिकल लिबरलिज्म कहते हैं, जो सामाजिक न्याय और सामुदायिक जीवन मूल्यों के ऊपर हमेशा व्यक्ति को तरजीह देता है। भारतीय संविधान का उदारवाद इससे 2 मायनों में अलग है। पहली बात तो यह है कि हमारा संविधान सामाजिक न्याय से जुड़ा है
और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। संविधान निर्माताओं का विश्वास भी ये था कि मात्र समता का अधिकार दे देना या फिर वर्गों के लिए सदियों से हो रहे अन्याय से मुक्ति के लिए या उनके मत अधिकार को वास्तविक अर्थ देने के लिए काफ़ी नहीं है। इन वर्गों के हितों को बढ़ावा देने के लिए विशेष संवैधानिक उपायों की ज़रूरत थी। इसी कारण संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए बहुत से विशेष उपाय किए। एक उदाहरण यह भी मिलता है इसमें कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए विधायिका में सीटों का आरक्षण कर दिया गया। संविधान के विशेष प्रावधानों के कारण ही सरकारी नौकरियों में इन वर्गों को आरक्षण देना संभव हो पाया। बात करते हैं कि हमारे संविधान जो बनकर के तैयार हुआ इसमें कई तरह की विविधताओं के बारे में भी बात की गई है। विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकार का सम्मान कैसे किया जाए। संविधान का जो उदारवाद सामुदायिक जीवन मूल्यों का पक्ष है, भारतीय संविधान समुदायों के बीच बराबरी के रिश्ते को बढ़ाता है। हमारे देश में ऐसा करना आसान नहीं था क्योंकि समुदायों के बीच में अक्सर बराबरी का रिश्ता नहीं होता। समुदायों के बीच एक दूसरे के साथ में अक्सर ऊंच नीच हो जाती है का रिश्ता होता है, जैसा कि हम जाति के मामले में देखते हैं। दूसरे जब समुदाय एक दूसरे को बराबरी मकाम मानते हैं तब वो बहुधा प्रतिद्वंदी बन जाते हैं, जैसा कि धार्मिक समुदायों के मामले में देखते हैं। संविधान निर्माताओं के सामने इस बात की कठिन चुनौती थी कि ऊंच नीच और गहरी प्रतिद्वंदिता की मौजूदा स्थिति के बीच समुदायों में बराबरी का रिश्ता कैसे कायम किया जाए, समुदायों को उदार कैसे बनाया जाए। समुदायों को मान्यता न देकर इस राष्ट्र के उदारवादी समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता था। राष्ट्र के उदारवादी संविधान में ऐसा ही किया गया है, लेकिन ऐसा करना ना तो अपने देश में कारगर होता है और ना ही वांछनीय माना जाता है। कारण यही है कि भारतीय अन्य लोगों की तुलना में समुदायों से कहीं ज़्यादा जुड़े हैं। हर जगह के व्यक्ति सांस्कृतिक समुदाय से जुड़े हुए होते हैं और ऐसे हर समुदाय की अपनी परंपरा, मूल्य और रीति रिवाज और भाषा होती है। समुदायों के जो सदस्य हैं इसमें भागीदार होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखें तो फ्रांस और जर्मनी में व्यक्ति भाषाई समुदाय का सदस्य होता है। जीवन मूल्यों को ज़्यादा खुले तौर पर स्वीकार करते हैं और यही बात हमें खास बनाती है, महत्वपूर्ण भी है कि भारत में अनेक सांस्कृतिक समुदाय भी आज स्थित हैं। जर्मनी और फ्रांस के विपरीत भारत में बहुत से भाषाई और धार्मिक समुदाय भी हैं। कोई समुदाय दूसरे पर प्रभुत्व ना जमाए, इस बात को सुनिश्चित करना जरूरी था और इसी कारण हमारे संविधान के लिए समुदाय आधारित अधिकारों को मान्यता देना जरूरी हो गया। ऐसे ही अधिकारों में एक धार्मिक समुदाय का अपनी शिक्षा संस्था स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। एक धार्मिक समुदाय का अपनी शिक्षा संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार हो सकता है। ऐसी संस्थाओं को सरकार धन दे सकती है। इस प्रावधान से ये भी पता चलता है कि भारतीय संविधान धर्म को सिर्फ व्यक्ति का निजी मामला नहीं मानता। सेकंड जो यहाँ पे शब्द आया हुआ है ये भी हमारे संविधान में गिवन है। इसमें लिखा है यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म को निजी मामला के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म को आधिकारिक और सार्वजनिक मान्यता नहीं प्रदान करते। इसका मतलब क्या है कि ना तो ये यहाँ पे राज्य धर्म को आधिकारिक और सार्वजनिक मान्यता नहीं देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है। ऐसी बात नहीं है। यद्यपि शुरुआत में धर्मनिरपेक्ष शब्द का जिक्र संविधान में नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय संविधान हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहा है।
यह भी बात है कि मुख्य धारा की पश्चिमी धारणा में व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित अधिकारों की रक्षा के लिए धर्मनिरपेक्षता को धर्म और राज्य के पारस्परिक निषेध के रूप में देखा गया है। इसके बारे में आप राजनीतिक सिद्धांत में विस्तार से पढ़ें तो पता चलेगा कि पारस्परिक निषेध यानी जिसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहा जाता है, इस शब्द का मतलब होता है कि धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामले से दूर रहेंगे। राज्य के लिए जरूरी है कि वह धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे। ठीक इसी तरह धर्म को भी चाहिए कि वह राज्य की नीति में दखल ना दे और न ही राज्य संचालन को प्रभावित करे। दूसरे शब्दों में कहें तो पारस्परिक निषेध का अर्थ है कि धर्म और राज्य परस्पर एकदम अलग होने चाहिए। धर्म और राज्य एकदम अलग रखने के लिए मुख्य धारा के नजरिए का उद्देश्य क्या हो सकता है? इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा की जाए। जो राज्य संगठित धर्म को समर्थन देते हैं वह पहले से ही मजबूत धर्म को और ताकतवर बनाता है। जब धार्मिक संगठन व्यक्ति के धार्मिक जीवन का नियंत्रण करने लगे, जब यह तक बताने लगे कि किसी व्यक्ति को ईश्वर में से किसी तरह जुड़ाव रखना चाहिए, कैसे पूजा प्रार्थना करनी चाहिए, जो व्यक्ति के पास में इस स्थिति में अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य से हस्तक्षेप रखने के लिए विकल्प होना चाहिए। लेकिन जिस राज्य ने स्वयं इन संगठनों से हाथ मिला लिया हो वह क्या सहायता देगा? इसलिए व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जरूरी है कि राज्य धार्मिक संगठनों की सहायता ना करे। लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि राज्य जैसी ताकतवर संस्था धार्मिक संगठनों को यह ना बताने लगे कि उन्हें अपना काम कैसे करना चाहिए। इससे भी धार्मिक स्वतंत्रता बाधित होती है और इसी कारण राज्य के लिए भी जरूरी है कि वे धार्मिक संगठनों को बाधा ना पहुंचाएं। संक्षेप में देखें तो राज्य को चाहिए कि ना तो धर्म की मदद करे और ना ही उसे बाधा पहुंचाए। इसके बदले राज्य के लिए धर्म में से एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखना जरूरी होता है। ठीक इसी तरह राज्य को चाहिए कि नागरिकों की अधिकार प्रदान करते हुए धर्म को आधार ना बनाए। पश्चिमी दुनिया में ईसाई धर्म कई शाखाओं में बंट गए हैं और प्रत्येक शाखा का अपना चर्च होता है। इसी कारण ऐसा करना अनिवार्य हो गया है कि यदि राज्य की निष्ठा इनमें से किसी एक चर्च के साथ होती है तो यह इस चर्च के सदस्यों को दूसरे सदस्यों से ज़्यादा तरजीह देता है। इसे संभावित असमानता से बचने के लिए धर्म और राज्य के बीच में गठजोड़ को तोड़ना आवश्यक माना जाता है। माना भी गया है कि राज्य को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, चाहे उस व्यक्ति का धर्म कोई भी हो। भारत में स्थितियां अलग थीं। इन स्थितियों से उत्पन्न चुनौती से निपटने के लिए संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता की वैकल्पिक धारणा का विकास किया। संविधान निर्माता धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी मॉडल के रूपों में अलग हुए और इसके दो अलग अलग कारण भी उन्होंने बना दिए थे। पहला जो कारण बनाया वो था धार्मिक समूहों के अधिकार बना दिए गए। उन्हें क्या क्या यहाँ पे अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि बताया जा चुका है, संविधान निर्माता विभिन्न समुदायों के बीच बराबरी के रिश्ते को उतना ही ज़रूरी मानते थे जितना विभिन्न व्यक्तियों के बीच बराबरी को। इसका कारण यह है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का भाव सीधे सीधे इसके समुदाय की हैसियत पर निर्भर करता है। एक समुदाय दूसरे के प्रभुत्व में हो तो उसके समुदाय भी कम स्वतंत्र होंगे। दूसरी तरफ देखें तो अगर दो समुदायों के बीच बराबरी का संबंध हो, एक का दूसरे पर प्रभुत्व ना हो, तो इन समुदाय के सदस्य आत्मसम्मान और आज़ादी के भाव से भरे होंगे। इसलिए भारतीय संविधान सभी धार्मिक समुदायों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार प्रदान करता है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति और समुदाय दोनों की धार्मिक स्वतंत्रता। दूसरा कारण बताया गया है कि राज्य का हस्तक्षेप करने का अधिकार भी है। धर्म और राज्य के अलगाव का अर्थ भारत में पारस्परिक निषेध नहीं हो सकता।
ऐसा इसलिए कहा जाता है कि धर्म से अनुमोदित रिवाज मसलन छुआछूत व्यक्ति को उसकी बुनियादी गरिमा और आत्मसम्मान से वंचित करते हैं। इन रिवाजों की पैठ इतनी गहरी और व्यापक थी कि राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप के बिना इनके खात्मे की उम्मीद नहीं थी। राज्य को धर्म के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करना ही पड़ा। ऐसे हस्तक्षेप हमेशा नकारात्मक नहीं होते। राज्य ऐसे में धार्मिक समुदाय की मदद भी कर सकता है और मिसाल के तौर पर देखें तो धार्मिक संगठन द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा संस्थान को वह धन दे सकता है। इस तरह से राज्य धार्मिक समुदायों की मदद भी कर सकते हैं और बाधा भी पहुंचा सकते हैं। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि राज्य के किन कदमों से स्वतंत्रता और समता जैसे मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। भारत में धर्म और राज्य के अलगाव का मतलब यही है कि पारस्परिक जो निषेध नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्य की धर्म से सिद्धांतगत दूरी है। यह एक जटिल विचार है और इसमें राज्य को सभी धर्मों से दूरी रखने के लिए छूट मिलती है ताकि वह अवसर से अनुकूल धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सके अथवा ऐसे मामलों में दखल देने से बचा रहे। यह इस बात पर निर्भर है कि इन दोनों में से किस कदम से स्वतंत्रता, समता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है। हमने अभी तक 3 केंद्रीय विशेषताओं के बारे में भी पढ़ा है। इन्हें हमारे संविधान की उपलब्धियां कहा जाता है। जैसे पहली बात इसमें दर्शाई गई है कि हमारे संविधान ने उदारवादी व्यक्तिवाद को एक शक्ल देकर उसे मजबूत कर दिया। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है क्योंकि यह सबके लिए ऐसे समाज में किया गया है जहाँ सामुदायिक जीवन मूल्य व्यक्ति की स्वायत्तता को कोई महत्व नहीं देते हैं अथवा शत्रुता का भाव रखते हैं। दूसरा देखें तो संविधान ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आंच लाए बगैर सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया है। जाति आधारित सकारात्मक कार्य योजना के प्रति संविधान ने प्राचीनबद्धता से प्रकट होकर कि भारत दूसरे राष्ट्रों की तुलना में कहीं आगे है। या कोई इस बात को भूल सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सकारात्मक कार्य योजना सन 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के बाद में प्रारंभ हुई थी, जबकि भारतीय संविधान ने इसे लगभग 2 दशक पहले ही अपना लिया था। तीसरी अगर हम कारण देखें तो यहाँ पे विभिन्न समुदाय के आपसी तनाव और झगड़े की पृष्ठभूमि भी हो सकती है। जैसे किसी भी भारतीय संविधान ने समूहगत अधिकार, कॉपीराइट जिसे कहते हैं, इनसे प्रदान किए गए थे। इससे पता ये चलता है कि संविधान निर्माता उस चुनौती से निपटने के लिए बहुत पहले से ही तैयार हो चुके थे, जो 4 दशक बाद बहुसंस्कृतवादी के नाम से जानी गई थी। बात आती है कि सार्वभौम मताधिकार किसे कहते हैं। सार्वभौम मताधिकार से मतलब है 2 और केंद्रीय विशेषताओं की उपलब्धि के रूप में गिना जा सकता है। सार्वभौम मताधिकार के प्रति वचनबद्धता अपने आप में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, बल्कि खास तौर पर उस स्थिति में जब माना जाता है कि भारत में परंपरागत आपसी ऊंच नीच का व्यवहार बहुत मजबूत है और उसे समाप्त कर पाना लगभग असंभव है। सार्वभौम मताधिकार को अपनाना चाहिए भी महत्वपूर्ण कहा जाएगा क्योंकि पश्चिम में उन दोनों देशों में भी जहां लोकतंत्र की जड़ स्थायी रूप से जम चुकी थी, कामगार तबके और महिलाओं को मतदान का अधिकार काफी दे चुके थे, देर से दिया गया था। एक बार राष्ट्र के विचार ने समाज के विभाज्य तबके के में जगह बना ली तो इसके परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक स्वशासन का विचार भी आया। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद की धारणा में हमेशा एक ऐसी राज्य व्यवस्था की बात मौजूद ही रही जो समाज के प्रत्येक सदस्य की इच्छा पर आधारित थी। सार्वभौम मत अधिकार का विचार भारतीय राष्ट्रवाद के बीज विचारों में से एक है, जो कि भारत के लिए औपनिवेशिक रूप से संविधान तैयार करने का पहला प्रयास करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के नाम से सन 1895 में भी पास हुआ है और जिनमें व्यक्ति को देश को मामले
नागरिकता की इसी धारणा की पुष्टि करते हुए कहा गया 24 वर्ष की आयु के हर व्यक्ति को स्त्री हो या पुरुष लोकसभा के लिए मतदान करने का अधिकार होगा। इस रिपोर्ट में ऐसे हर व्यक्ति को नागरिक का दर्जा प्रदान किया गया है जो राष्ट्रमंडल की भू सीमा में पैदा हुआ हो और जिसने किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण नहीं की हो या जिसके पिता इस भू सीमा पर उसके जन्म से पहले हों, जिसके पिता इस भू सीमा को जन्म हो या बस गए थे। इस तरह शुरुआती दौर से ही सार्वभौम मताधिकार को अत्यंत महत्वपूर्ण और वैधानिक साधन बनाया गया है जिसके सहारे राष्ट्र की जनता अपनी इच्छा का इजहार करती है। संघवाद से क्या मतलब है? संघवाद ये है कि पूर्वोत्तर से संबंधित अनुच्छेद कौन सा बटेगा संघवाद का? 371 को बड़ा जगह देकर भारतीय संविधान ने समतोल संघवाद जैसी अत्यंत भूमिका लगा दी। संघवाद से संबंधित अध्याय में हमने देखा कि संविधान में एक मजबूत केंद्रीय सरकार की बात मानी गई है। संविधान का झुकाव इस केंद्र के मजबूती की तरफ है, तो लेकिन इसके बावजूद करने और न करने इसके बावजूद भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों की कानूनी हैसियत और उसके बावजूद विशेष अधिकार में महत्वपूर्ण अंतर है। अमेरिकी संघवाद को देखें तो संवैधानिक बनावट समतोल है, लेकिन भारतीय संघवाद संवैधानिक रूप से असमतोल है। कुछ एक इकाइयों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संविधान की रचना में बराबर इस बात पर ख्याल रखा गया है कि निकायों के साथ संबंध अनूठे रहे हैं, अथवा इस बात का ख्याल भी विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 371 के लिए पूर्वोत्तर उन्हें इस विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 371 की बात करें तो इसमें लिखा है कि एक प्रत्येक पूर्वोत्तर के प्रदेश नागालैंड को विशेष दर्जा प्रदान किया गया। यह अनुच्छेद 321 नागालैंड में पहले से लागू हुआ था। नियमों को मान्यता दें तो हमें पता चलेगा, बल्कि आप्रवास पर रोक लगाकर प्राचीन की रक्षा भी करता है। बहुत से अन्य देशों को भी ऐसे विशेष प्रावधानों का लाभ मिलता है। भारतीय संविधान के अनुसार विभिन्न प्रदेशों के साथ इस समान बर्ताव में कोई बुराई नहीं है, लेकिन संविधान में मूल रूप से यह बात नहीं कही गई है। परंतु आज भारत एक बहुभाषिक संघ है और हर बड़े भाषाई समूह की राजनीतिक मान्यता और इन्हें परस्पर बराबरी का दर्जा प्राप्त है। इस तरह भारत की लोकतांत्रिक और भाषाई संघवाद सांस्कृतिक पहचान के दावे को एकता के दावे के साथ जोड़ने में सफलता पाई है। भारत में एक हरा भरा राजनीतिक मैदान मौजूद है जिसमें परस्पर प्रतिस्पर्धी बहुविध अपनाया गया है। राष्ट्रीय पहचान की बात करें, राष्ट्रीय पहचान है कि संविधान में समस्त भारतीय जनता की एक राष्ट्रीय पहचान पर निरंतर जोर दिया गया। इस संबंध में हम यहाँ कुछ बातों पर गौर करेंगे। ऊपर की चर्चा से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारी एक राष्ट्रीय पहचान या भाषा या धर्म के आधार पर बनी है। अलग अलग पहचानों से कोई विरोध नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान में इन दो पहचानों के अलग अलग पहचानों से कोई विरोध नहीं है। भारतीय संविधान में इन दो व्यवधानों फिर भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय पहचान को वरीयता प्रदान की गई। इससे धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल बनाने के संबंध में हुई बहस में स्पष्ट किया गया है। भारतीय संविधान में ऐसे निर्वाचन मंडल की बात नकार दी गई है। प्रत्येक निर्वाचन मंडल की बात को नकारने का कारण यह नहीं था कि इसको मान्य और विभिन्न धार्मिक समुदाय में भेद पैदा करने होता है, अथवा इससे राष्ट्रीय एकता की धारणा ज़्यादा खतरा नहीं उत्पन्न करती। इसको नकारने का कारण भी यही था
कि यहाँ पर आकर राष्ट्रीय जीवन शास्त्र से बाधा पहुँचती है। अगर हम देखें तो प्रक्रियागत उपलब्धि को, तो ऊपर बताई गई 5 केंद्रीय विशेषताओं को हमारे संविधान की आधारभूत महत्व की उपलब्धि कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त देखें तो कुछ उपलब्धियां प्रक्रियागत भी हैं। या अव्वल तो यह है कि भारतीय संविधान का विशेष राजनीतिक औजार विकास भी है। अव्वल तो यह है कि भारतीय संविधान का विश्वास राजनीतिक विचार विमर्श, और हम इस बात को जानते हैं कि बहुत से समूहों और हितों की संविधान सभा में समुचित नुमाइंदगी न हो सकी। लेकिन यह सभा की बहसों से पता चलता है कि जाहिर हो जाती है कि संविधान निर्माताओं का नजरिया यथासंभव को शामिल कर रहा है। इसमें भी पता चलता है कि संविधान निर्माता सहमति और विभेद को एक सकारात्मक मूल्य के रूप में देखते हैं। दूसरी यह है कि इसमें सुलह और समझौते के जज्बे को भी पता चलता है। सुलह और समझौते जैसे शब्द को हमारे इनकार से पता चलता है। हर समझौता बुरा नहीं होता, लेकिन स्वर्ग के वशीभूत होकर किसी भी सुलह और समझौते जैसे शब्द को हमेशा नकार के भाव से ही देखा जाता है। हर समझौता कुछ बुरा नहीं होता, कुछ अच्छे समझौते भी होते हैं। अगेन के विशाल बुद्ध की बात करें तो ये यहाँ पे होनी चाहिए हर चीज को थोड़ा थोड़ा हासिल कर लेना, नैतिक दृष्टि से अंगुली उठाने लायक नहीं है। संविधान सभा इस बात पर अड़े गई और संविधान सभा इस बात पर आइडिया थी कि किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला बहुमत के बजाय सर्वानुमति से लिया जाए। यह था कि नगरपालिका किसी ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला नहीं। यह दृढ़ता अपने आप में प्रशंसनीय है। आलोचनाएं क्या मिली हमारे संविधान को, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आलोचनाएं थी कि भारतीय संविधान की नई आलोचनाएं हुई, इनमें 3 यहाँ हस्तक्षेप की गई हैं, बाकी सब दूसरी बुक में। संविधान अस्त व्यस्त है और इसमें होने का संविधान अस्त व्यस्त है, इसमें भी है। भारतीय संविधान का अस्त ढीला ढाला बताया जाता है। इसके पीछे यह काम धारणा चलती है कि किसी देश का संविधान एक दूसरे के साथ दस्तावेज के रूप में मौजूद है। लेकिन बात संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की करें तो जैसे देश के लिए सब होना नहीं है, जहां संविधान एक केस हुए दस्तावेज के रूप में है। सच बात यह है कि किसी देश का संविधान एक दस्तावेज तो हमारी ही है, इसमें संवैधानिक हैसियत वाले अन्य दस्तावेजों को भी शामिल करना चाहिए। इस तरह से इस बात की पूरी संभावना है कि महत्वपूर्ण सार्वजनिक व्यक्त कायदे और उस कसे हुए दस्तावेज में बाहर मिले जिसे संविधान कहा जाता है। जहां तक भारत का सवाल है, संविधान हैसियत के ऐसे बहुत से वक्तव्यों, बोरों और कायदों को एक ही जगह पर जहां तक भारत का सवाल है तो देखें, संविधान हैसियत के से बहुत से वक्तव्यों, ब्यौरों और कायदों को एक ही दस्तावेज के अंदर समेट लिया गया है। मिसाल के तौर पर बहुत से देशों के संवैधानिक दस्तावेज में चुनाव आयोग या लोकतांत्रिक आयोग के संबंध में
यह जरूरी है कि हमारी नुमाइंदगी के दो हिस्सों में फ़र्क करें। इसमें एक को हम चाहें तो आवाज़ कह सकते हैं, दूसरे को चाहें तो हम राय। नुमाइंदगी में आवाज़ नहीं होनी चाहिए। अपने आप में महत्वपूर्ण लोगों की पहचान खुद उनकी जुबान कर सकती है, इसे की आवाज़ कहते हैं, और दूसरे को राय। नुमाइंदगी में आवाज़ अपने आप में महत्वपूर्ण है। लोगों की पहचान खुद उनकी जुबान और आवाज़ से होनी चाहिए, ना कि उनके मालिकों की जुबान और आवाज़ से। अगर हम इस दृष्टि से विचार करें तो हमारे संविधान में गैर नुमाइंदगी मौजूद मिलेगी, क्योंकि संविधान सभा के सदस्य सीमित मताधिकार से चुने गए हैं, न कि सार्वभौम मताधिकार के बहरहाल। अगर हम नुमाइंदगी के दूसरे पहलू यानी कि राय पर गौर करें तो हमारे संविधान में गैर नुमाइंदगी नहीं मिलेगी। यह कहना तो खैर अपने आप में एक आत्मविश्वास की अतिशयोक्ति है। संविधान सभा में हर किस्म की राय रखी गई, लेकिन इसमें सच्चाई का एक पुष्ट जरूर है कि एक यहाँ पे है संविधान सभा में कई बहसों पर पढ़ें तो जाहिर होगा कि सभा में बहुत से मुद्दे उठाए गए, बड़े पैमाने पर राय रखी गई। सदस्यों ने अपने व्यक्तित्व और सामाजिक निर्णयों पर, सामाजिक सरोकार पर आधारित मसले ही नहीं बल्कि समाज के विभिन्न तबके के सरोकारों और हितों पर आधारित मसले भी उठाए हैं। क्या यह संयोग मात्र है कि आज हर शहर के नुक्कड़ पर हमें हाथ में संविधान लिए अम्बेडकर की प्रतिमा मिलती है? यह अम्बेडकर के प्रति सहज सांकेतिक श्रद्धांजलि नहीं, यह प्रतिमा दलितों की इस भावना से का इजहार करती है कि संविधान में उनकी आकांक्षाओं को अभिव्यक्त किया जाता है। अंतिम आलोचना यह थी कि भारतीय संविधान एक विदेशी दस्तावेज है। इसका हर अनुच्छेद पश्चिम संविधानों की नकल करता है और भारतीय जनता के सांस्कृतिक भाव, बोध और विरोध इसका मेल नहीं बैठता। संविधान सभा में बहुत से सदस्यों ने यह बात उठाई थी कि इस दृष्टि से भारतीय संविधान अलग अलग प्रत्येक अत्यंत भ्रामक है, क्योंकि इन संविधानों की सांस्कृतिक और मूल्यपर गतिविधि भले ही असली जनता और उसके विचार विमर्श के सांस्कृतिक तथा मूल्यपरक गति के अनुकूलन भी नहीं होते हैं। यह आरोप कितना सच है इसके बारे में जाने तो हमें पता लगेगा कि भारतीय संविधान आधुनिक और अश्रद्धेय पश्चिमी है, लेकिन इससे यह भी पूरी तरह विदेशी नहीं हो पाता। पहली बात तो यह है कि अनेक भारतीयों ने चिंतन का न सिर्फ आधुनिक तरीका अपनाया था बल्कि उसे आत्मसात भी किया था। इन लोगों ने अपने लोगों के लिए पश्चिमाचल अपनी प्रेरणा में बुराइयों के साथ एक विरोध का तरीका था। राम मोहन रॉय से इस दूसरी ओर देखें तो जब पश्चिमी आधुनिकता का स्थानीय सांस्कृतिक स्वास्थ्य में से टकराव हुआ तो यह एक किस्म की और मकर संक्रांति संस्कृति उत्पन्न हुई। यह संकर संस्कृति पश्चिमी आधुनिकता से कुछ लेने और कुछ जोड़ने की रचनात्मक प्रक्रिया का परिणाम थी। ऐसी प्रक्रिया को न तो पश्चिमी आधुनिकता में ढूंढा जा सकता था, न ही देशी परंपरा से पश्चिमी आधुनिकता और देशी सांस्कृतिक व्यवस्था के संयोग से उत्पन्न किया जा सकता था। गैर पश्चिमी मुल्कों में लोगों ने सिर्फ अपने अतीत के आचारों से ही छुटकारा पाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने ऊपर थोपी गई पश्चिमी आधुनिकता के एक लिए खास रूप में बंधनों को भी तोड़ना चाहा। इस तरह जब हम अपना संविधान बना रहे थे तो हमारे मन में परंपरागत भारतीय और पश्चिमी मूल्यों के स्वस्थ मेल का भाव था। संविधान सचेत चयन और अनुकूलन का परिणाम है, ना कि नकल का। सीमाएं भी दी गई हैं संविधान की कि इन बातों का यह मतलब नहीं कि भारत का संविधान हर तरह से पूर्ण और त्रुटिपूर्ण दस्तावेज है। जिन सामाजिक परिस्थितियों में इसका निर्माण हुआ देखते हुए यह स्वाभाविक रूप से जिन्हें इसमें कुछ विवादास्पद मुद्दे रह जाएं, ऐसी बात से बच जाएं जिनके पुनर्वलोकन को ज़रूरत हो। संविधान की बहुत सी ऐसी बातें समय के दबाव में पैदा हुई, फिर भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि इन संविधान की कुछ सीमाएं हैं।
संक्षेप में संविधान की सीमाओं की चर्चा करेंगे। पहली बात यह है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता की धारणा बहुत केंद्रीकृत है। दूसरा है कि लिंगगत न्याय के कुछ महत्वपूर्ण मसलों, खासकर परिवार से जुड़े मुद्दों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया जाता। तीसरा है कि स्पष्ट नहीं है कि गरीब और विकासशील देश में कुछ बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों का अभिन्न हिस्सा बनाने की बजाय उसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले खंड में क्यों डाल दिया गया। संविधान की इन सीमाओं के कारण को समझना और दूर करना संभव है, लेकिन यहाँ यह बात महत्वपूर्ण नहीं कि हमारा तर्क है कि संविधान की ये सीमाएं इतनी गंभीर नहीं है कि संविधान के दर्शन के लिए ही खतरा पैदा कर दे। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि इस अध्याय में हमने ये जाना, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। संविधान की केंद्रीय विशेषताएं उसे जीवंत बनाती हैं। कानूनी प्रावधान और संस्थानिक व्यवस्था समाज की जरूरत और समाज दोनों द्वारा अपनाए गए दर्शन पर निर्भर है। यह दृष्टि ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्पन्न हुई थी। संविधान सभा ने इस दृष्टि का परिष्कार किया, उसे वैधिक स्थानिक रूप प्रदान किया। इस तरह संविधान में यह दृष्टि स्थापित हुई है